नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस पॉलिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के विषय में बताया था। इसमें मैं आपको पहला लेक्चर्स दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के विषय में हम बात कर रहे हैं, जहां पे मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा रखा हुआ है ओरिजिन्स ऑफ लॉ के विषय में। एंड साथ ही साथ आज मैं आपको शुरू करने वाला हूँ कंपनी रूल्स के विषय में। आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इन सब चीजों के विषय में, तो इसकी बात करें तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम समझ सके आखिरकार भारत में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज का डिमांड्स हुआ और भारत में किस तरह से बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी बैकग्राउंड्स क्या था, इसीलिए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि भारत में किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट की डिमांड्स बढ़ा, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनीज को क्यों भारत में रेगुलेट करना स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीजंस क्या था। उन सब चीजों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा था, जिसमें मैंने आप लोगों से बात की थी। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजंस था वह ब्लैक होल का एक्सीडेंट था, जिसके बाद भारत में दो सबसे बड़ी युद्ध लड़ी गई थी, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इसी समय भारत में दो और घटनाएं हुई थी। एक था पानीपत का युद्ध। तो आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा पानीपत का युद्ध था जिसने मराठाओं को कमजोर कर दिया था। एंड दूसरा, यह वो दौर था जब ब्रिटिश सॉरी माफ करिए, यह वो दौर था जब मुगल ऑलरेडी वीक हो चुके थे। मैंने आपको बताया था इस समय अर्थात 1757 के समय मुगल में डिक्लाइंस ऑफ मुगल चल रहा था, जिसके पीछे का मैंने थोड़ा बहुत रीजंस बताया था कि 1707 में ऐसा क्या हुआ था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तो भारत में बहुत सारी वजह थी। एक तो भारत के जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, साथ ही साथ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में हो गए थे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी में ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे दैट इज रॉबर्ट क्लाइव्स, एंड साथ ही साथ अदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने लगी। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कह सकते हो, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन की डिमांड कर दी। जैसे ही उन्होंने लोन की डिमांड कर दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स को यह अवसर मिल गया कि वह किसी न किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनीज को भारत में रेगुलेट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने पास किया द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर्स हुआ करते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बनना। इससे पहले बंगाल में केवल गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होने के बाद क्या हुआ, बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल की मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। इसके नेम को आप हमेशा याद रखिएगा, डबल स्टार मार्क से मैंने रखा है, दैट इज वारेन हास्टिंग्स। ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड साथ ही साथ आप और याद रख सकते हैं कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने किनको रिप्लेस किया था, दैट नेम इज जॉर्ज कॉटन। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल को, इसको इन्होंने रिप्लेस किया एंड बने विलियम बैंक्टिंस बने, सॉरी विलियम हेस्टिंग्स बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर बात करें इनके कार्य को साथ में करने के लिए, इनके लिए एक और चीज बनाई गई, दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें लोग टोटल 4 मेंबर हुआ करते थे, और ये जो डिसीजंस लिया जाता था इन सभी के बीच में वो वोटिंग से लिया जाता था। तो कह सकते हो ऐसा फर्स्ट टाइम था जब वोटिंग्स भी भारत में आ चुकी थी। इसमें जो सबसे मेजोरिटी वोट हुआ करता था उसी समय बिल्स को पास किया जाता था। एंड अदर इंपॉर्टेंट चीजों के विषय में बात करें
तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भारत में कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुके थे। जैसा आप देखेंगे जो बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, प्रिंसली स्टेट्स हो गए, उन सभी को क्या कर दिया गया, बंगाल के कंट्रोल्स में ला दिया गया। अर्थात मद्रास एंड बॉम्बे जो था वह कहीं न कहीं बंगाल गवर्नर्स के अंडर कंट्रोल्स में आने लगी। मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जहां पे स्टार्ट हो गया था, प्लीज नोट दिस वर्ड, स्टार्ट हो गया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भारत में सेंट्रलाइजेशन हो गया था, मैं ये कर रहा हूं कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अगर कभी क्वेश्चंस में पूछे कि कहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का वो दौर था जब भारत में स्टार्ट हो गया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दैट मीन्स बॉम्बे एंड मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थी वह अंडर कंट्रोल्स आ गई थी किसके, बंगाल गवर्नर से। याद रखिएगा इनके अपने पास अभी भी पावर थे, इनके पास पावर थे अपने चीजों को अपने आपके लॉ बनाने के लिए, अपने टेरिटरी में लॉ बनाने के लिए, बट ये अंडर कंट्रोल्स थे किसके, बंगाल गवर्नर के। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, पहली बार ऐसा कि कोई ऑफिशियल जुडिशरी सिस्टम भारत में आ गया था, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है इस दौर में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में कोई एक ऑफिशियली कोर्ट्स आएगा, ऑफिशियली जुडिशरी सिस्टम्स आ गए थे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बाय द ब्रिटिशर्स। अगर बात करें ये कहाँ बनाया गया था, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में इसे बनाया गया था 1774 के आसपास। एक नाम है जो आप हमेशा याद रखिएगा, कभी न कभी एग्जाम में पूछ देता है, दैट इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट्स की बात करें, दैट इज सर इलिजा इम्पेस को बनाया गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस। एंड साथ ही साथ इनके साथ ही 3 अदर जजेस को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। एंटी करप्शन मेजरमेंट, ये एक और इंपॉर्टेंट बॉडीज है। यहाँ पे ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नर्स है या फिर जो ब्रिटिश कंपनीज के ऑफिसर्स है, उन सभी को अब किसी भी हाल में गिफ्ट लेना, रिश्वत लेना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्हें किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, अर्थात वो अब किसी तरह के प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। जस्ट इससे पहले आप देखेंगे, इस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले मैंने बताया जो प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते थे वह ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन करते थे। वह करप्शन क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेशन का अलाउ था, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते थे प्राइवेट ट्रेडरों से, और प्राइवेट ट्रेडरों से मिलके इलीगल ट्रेड किया करते थे, जिसकी वजह से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिश्वत लेते थे, बार्बरी लेते थे, एंड जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। एक समय तो ऐसा कहा जाता था कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे उसमें से कुछ ऑफिसर जस्ट लाइक रॉबर्ट क्लाइव देखेंगे, ही वाज जस्ट लाइक ए नवाब ऑफ बंगाल, मतलब इतने रिच हो गए थे वो एक नवाब की तरह दिखाई देते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने विषय में बता देता हूं। मैंने यह चैनल शुरू किया है एज ए प्लान बी। लगभग 2020 से मैं सिविल सर्विस दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एज ए प्लान बी मैंने यह चैनल स्टार्ट किया है, जहां पे मैं आपको हर रोज 7:30 बजे सुबह एंड 7:30 बजे शाम को एक एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। यह लेक्चर्स का ड्यूरेशन हार्डली 30 मिनट के आसपास होगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी पॉलिटी, उसके जस्ट बाद मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा एंड कंप्लीट पढ़ाऊंगा, शुरू से लेके अंत तक जितनी भी चीजें मुझे आती है, जिस तरह से आती है मैं उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं पहले बता दूं, मैं कोई एक प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हूँ, बहुत अच्छा टीचर्स नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी इतना कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं कि एग्जाम्स में कहाँ कहाँ से चीजें पूछी जाती हैं, और अपने इन सालों के जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं उन सब चीजों को आप मिस्टेक्स में मत करिएगा, और आपके एग्जाम्स में थोड़ी बहुत सहायता करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए हम आगे की चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और समझ लेते हैं, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते थे। देखिए यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसके ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर का करते, बहुत सारे शेयर होल्डर हुआ करते थे। कहा जाता था कि जो ब्रिटिश के प्रिंस हुआ क्राउन्स हुआ करती थी वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर हुआ करती थी। देखिए ये कोई एग्जैक्ट सोर्सेस से नहीं पता चला, कुछ सोर्सेस में यह कहा जाता था, तो मैंने बस इतना ही वर्ड यूज किया है। लेकिन जो ये शेयर होल्डर हुआ करते थे ये लोग भाई देखो अपने काम को तो कर नहीं सकते, क्योंकि शेयर होल्डर का बेसिकली जो पर्पज होता है वो होता है पैसों को लगाना। तो ये सभी शेयर होल्डर मिलकर लगभग 24 लोगों को अपॉइंट करते थे एज ए डायरेक्टर्स। इंग्लैंड में हुआ करते थे, ये डायरेक्टर इंग्लैंड में ही बैठा करते थे। ये अपॉइंट किए जाते थे बाय द शेयर होल्डर्स को। लगभग 24 मेंबर अपॉइंट किए जाते थे। साथ ही साथ इसमें से लगभग 25% या कह सकते हो 1/4 मेंबर्स को हर एक साल में री इलेक्ट किया जाता था। एंड अदर इंपॉर्टेंट बात करें इन शेयर होल्डर्स के कामों के विषय में, तो आप देखेंगे इन शेयर होल्डर का जो बेसिक काम हुआ करता था, कंट्रोल्स करते थे कंपनीज के कॉमर्शियल अफेयर्स को, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को एंड मिलिट्री अफेयर्स को इन इंडियाज में। अगर मैं एक बेसिक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे समझिए एक्चुअली ब्रिटिश ये क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे। अगर यहाँ से समझे, एक मिनट यहाँ से समझे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हुआ क्या करता था, भारत में हुआ करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये लोग क्या करते थे, भारत में अपना काम करते थे फ्रीली। ये सभी लोग काम करने के बाद अपना रिपोर्ट सेंड करते थे, किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपना रिपोर्ट सेंड करते थे। किस पे, जस्ट लाइक रेवेन्यू मैटर्स हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री अफेयर्स हो गया, इन सभी मैटर्स को रिपोर्ट सेंड किया करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, अपने रिपोर्ट को सेंड किया करते थे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज सेंट टू द रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस मैटर्स। बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते थे, द लिंक या फिर चैन कर सकते हो, लिंक चैन बिटवीन द इंडियाज एंड शेयर होल्डर्स, या फिर कह सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द शेयर होल्डर्स, या फिर कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के बीच में यह एक चैन का काम किया करती थी। चलिए अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 के बीच में डिफेक्ट क्या थे, इसकी कमियां क्या थी। तो यहाँ पे दो सबसे बड़ी कमियां हमें देखने को मिली थी। सबसे बड़ी कमी क्या थी, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड काउंसिल्स के जो पावर हुआ करते थे दैट इज नॉट ए क्लियर डिफाइंड, कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या करेगा, काउंसिल्स का क्या पावर्स होगा, इसके पावर्स को क्लियर डिफाइन नहीं किया गया था। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी इशू इसमें क्रिएट हुई थी दैट इज कॉन्फ्लिक्ट अकर बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल। देखिए काउंसिल्स क्या करती थी भाई, जो भी उसके ऑफिसर्स होते थे उसको भी वह रेगुलेट करती थी, उसको भाई अगर कोई चीज वह गलत कर दे तो उसको पनिश किया करती थी। एंड सुप्रीम कोर्ट का भी यही काम था कि भाई कोई अगर गलत काम करता है तो उसको वह पनिश कर सकती थी। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, जो काउंसिल हुआ करते थे एंड द सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। दैट इज यहाँ पे कह सकते हो कानून में कोई अस्पष्ट बातें नहीं थी, मतलब कानून एकदम क्लियर नहीं हुआ करता था इस समय। तो इस समय को दूर करने के लिए क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट लाया गया था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड किया गया था, दैट इज कब 1781 के आसपास अमेंड किया गया था। ये अमेंडमेंट क्या है अभी जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा जहां पे इन सब चीजों को और दूर करने के लिए लाया गया था, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट में से एक कहा जाता था। दिस वाज पास बाय द ब्रिटिश के जो पीएम हुआ करते थे विलियम पिट्स यंगर्स, उन्होंने ट्राई किया था कि इंडियंस में कंट्रोल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशंस को बेटर तरीके से किस तरह से कंट्रोल्स किया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट से कमियां थी उसे दूर करने की कोशिश की थी, और उसके लिए उन्होंने लाया था दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पास किया था। अगर मैं इसके बैकग्राउंड्स की बात करूं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था
कि ये चाहते थे जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की, जो भी कमियां थी उसको किस तरह से दूर किया जाए और फिर रेगुलेटिंग एक्ट को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिएट कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को क्रिएट किया जिसका बेसिक पर्पज ये था, सुपरवाइज करना था, पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना था। कह सकते हो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि भारत में डुअल कंट्रोल्स स्टार्ट हो गया था। एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दूसरी तरफ एक न्यू बॉडी का क्रिएट किया गया दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो द्वे प्रणाली सिस्टम्स या फिर डुअल्स कंट्रोल्स स्टार्ट हो गए थे। एंड साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इन्होंने मोर पावर दे दिया एंड मोर कंट्रोल्स प्रोवाइड किया गया स्पेशली फॉर मद्रास एंड बॉम्बे के ऊपर इन्हें और अधिक कंट्रोल्स प्रोवाइड कर दिया गया। इसके बीच में बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1791 एंड द रेगुलेटिंग एक्ट, माफ करिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1793 एंड उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1813 पास हुए। लेकिन उन सब चीजों के विषय में हम विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि वह हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट हम बात करेंगे, अब हम एक अदर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे दैट इज माफ करिएगा, चार्टर एक्ट पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट केवल एक था, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। उसके बाद जितने पास हुए थे उन सभी को हम चार्टर एक्ट कहे, मतलब चार्टर एक्ट 1793 एंड चार्टर एक्ट 1813 एंड अदर इज चार्टर एक्ट 1833। तो हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के विषय में पास करें तो जो 1773 में स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया था। फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, मतलब कह सकते हो यह एक ऐसा दौर था जिस समय भारत में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो चुका था। अब इसका मतलब क्या है ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक आप देखेंगे पहले क्या होता था, ये बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। अब भाई ये सभी लोग थे, बात तो सही था कि मद्रास एंड बॉम्बे एंड मद्रास कंट्रोल्स में थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल्स में थे, बट नॉट ए फुली एकदम ज्यादा कंट्रोल्स में नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं था कि बॉम्बे अपने लिए कोई लॉ नहीं बना सकता, अपने लिए वो लॉ बना सकता था, बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल्स में होकर वह बना सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1833 के बाद क्या हुआ कि अब जो है जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, मतलब जो बंगाल था, केवल और केवल वही लॉ बनाएगा, लाइक रेवेन्यूस मैटर हो गया, मिलिट्री मैटर्स हो गया, जो भी वो लॉ बनाएगा, जितने भी टेरिटरी भारत में है, जितने भी एरिया में भारत का कंट्रोल्स था, उन सभी रीजन्स पे क्या होगा, उस लॉ को अप्लाई कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक आज के स्ट्रक्चर से समझिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होती है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर कोई लॉ बना देती है तो वो पूरे के पूरे टेरिटरीज में काम करती है। मतलब अगर दिल्ली में बैठ के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बना दिया तो कन्याकुमारी जो सबसे साउथ मोस्ट पोस्ट है इंडिया का, वहां पे भी वो लॉ एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में इसके विषय में, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और ज्यादा प्रमोट कर दिया गया एंड इसके नाम को चेंज करके प्रमोट करके लिख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब इन्होंने ऑफिशियली इंडिया को रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स अब उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने के स्थान पे उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये वो दौर था जब मैक्सिमम टेरिटरीज पे, मैक्सिमम एरिया पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं ना कहीं कंट्रोल्स दिखाई दे रहा था। क्योंकि आपको पता है यही वो समय था, यही वो दौर था जब इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का स्टार्ट शुरू कर दिया था। भारत से बहुत ज्यादा पैसा कर सकते हो ब्रिटिश में ले जाना भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था।
साथ ही साथ अगर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के विषय में बात करूं तो आप कह सकते हो कि इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट मीन्स बॉम्बे एंड मद्रास के जो लॉ मेकिंग पावर थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट मीन्स कह सकते हो कि जो बॉम्बे एंड मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे उसको भी इन्होंने अब केवल और केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया था, अर्थात बंगाल के पास चले था। मतलब ओनली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुड मेक द लॉ फॉर ऑल इंडिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। इससे पहले जब हम यूज करते थे दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट यूज करते थे, जस्ट रेगुलेटिंग एक्ट 73 वर्ड किया, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉ बनाते थे उस सबको हम एक्ट वर्ड यूज करने लगे। पहले जो लॉ बनता था उसको हम रेगुलेटिंग कहा करते थे, अब जो लॉ बनने लगा उसे हम एक्ट कहने लगे। तो क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द रेगुलेटिंग एंड एक्ट, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बट आगे मैं आपको इसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए हम थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हुआ क्या, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनीज को इन्होंने क्या किया, एक जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज था उसको इन्होंने एंड कर दिया था। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल एक्टिविटी। सोचिए जो कंपनी 1600 के आसपास आई थी केवल और केवल एज ए प्योर ट्रेडिंग कंपनी, इसके 1600 में वो आई थी तो प्योर ट्रेडिंग कंपनी। मैंने आपको बताया था कि वो लोग टी हो गए, मिल्क हो गए, स्पाइसी हो गए, इन सभी का केवल ट्रेड करने के लिए आई थी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इन्हें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके तहत कहा था कि नहीं, जो ये कंपनीज है वो ईस्टर्न साइड में जाके ट्रेड करेगी। और 1600 में वो आई और उसके बाद लगभग 233 सालों के बाद उसकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी उससे वह एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई। मतलब उसके कंपनीज के कॉमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया और अब उसे केवल और केवल एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बना दिया गया। आप सोच सकते हैं एक कंपनी जो केवल ट्रेड कर सकती थी अब वह ट्रेड न करके वह पूरे के पूरे रीजन्स पे अपना कंट्रोल कर सकती है। एंड अदर्स इंपॉर्टेंट चीजों के विषय में बात करूं तो आप चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं, दैट इज ओपन सिविल सर्विस कंपटीशन। फर्स्ट टाइम ऐसा था जब प्रपोज्ड किया गया था कि नहीं, भारत में ओपन सिविल सर्विस कंपटीशन होना चाहिए एंड भारतीयों को भी सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट लेने के लिए अलाउ करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, बर्थ एंड कास्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक केवल किताबी बातें रह गई। ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी ओपन सिविल सर्विस की बात तो कही गई बट इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसे ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोज किया गया था बाय द कंपनीज डायरेक्टर्स, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे। उन लोगों ने इस बात को नहीं माना, वो बहुत ज्यादा अपोज करते रहे कि नहीं, इंडियंस को सिविल सर्विस नहीं बनाना चाहिए। चलिए एक लास्ट टॉपिक और हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट 1853 के विषय में बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के विषय में अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के लिए पास किया गया था। अगर की फीचर्स की बात करूं, इस चार्टर एक्ट के की फीचर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर्स यहाँ पे था द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब क्या था कि पहले क्या होता था, जो काउंसिल्स हुआ करती थी वह सभी काम, एग्जीक्यूटिव काम भी किया करती थी, लेजिस्लेटिव काम भी किया करती थी। बट इस लॉ के थ्रू, इस चार्टर के थ्रू क्या किया गया कि नहीं, कहा गया कि भाई जो लॉ मेकिंग बॉडीज होगा वो अलग होगा, दैट इज लेजिस्लेटर्स अलग होंगे एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए एग्जीक्यूटिव होगा वह अलग होंगे। मतलब सेपरेशन स्टार्ट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एज्यूम करिए आप स्कूल में हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स है वह सारे के सारे काम करते हैं, मतलब अपने स्कूल्स के लिए वो रूल्स बनाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, पेपर करवाते हैं, बच्चों के ड्रेस को चेक करते हैं, मतलब सारे के सारे काम केवल केवल प्रिंसिपल करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ,
क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हो गया कि नहीं भाई, जो प्रिंसिपल्स है वो अपना बेसिक काम करते थे टीचरों को मैनेज करना, भाई टीचर्स कैसे काम करते हैं बकिया वो देखना, और बाकिया जो चीजें जैसे एग्जाम्स को पेपर बनाना है तो वो टीचर्स को दे देंगे। स्कूल के अंदर अगर कोई रूल और रेगुलेशंस बनाना है तो बच्चे अपना बैठ के देख लेंगे, नहीं भाई इस क्लासरूम में क्या होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया था। अगर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक बॉडी क्रिएट की गई थी, जैसे लॉ मेकिंग बॉडीज बनाई गई थी, जस्ट लाइक ए मिनी पार्लियामेंट्स में की तरह 6 मेंबर हुआ करते थे। उस समय जो लॉ मेकिंग बॉडीज हुआ करती थी उसमें 6 मेंबर्स बनाए गए थे और वह वर्क करती थी जस्ट लाइक ए मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट मतलब जो आज का पार्लियामेंट है भाई बहुत सारे लोग होते हैं, बट उस समय छोटा सा ही बनाया गया था जो भारत के लिए लॉ बना सके। ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज एक और आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था सिविल सर्विस, मतलब ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस को लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसको उस समय हम ICS के नाम से जानते थे। तो अब क्या था, अब ये समय आ गया था कि जो इंडियंस थे उनको भी अलाउ कर दिया गया था कि नहीं अब ओपन कंपटीशन आप दीजिए, अगर आप पास हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ था, जो सिविल सर्वेंट थे वो सिलेक्टेड फ्रॉम द सिविल सर्वेंट्स बिकम ओपन, और अर्लियर्स क्या होते थे, ओनली द सिलेक्टेड ब्रिटिश पीपल हु गेट द जॉब्स। मैंने आपको पहले बताया था कि केवल और केवल जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं को ही अलाउ था कि वो लोग क्या कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, इंडियंस को अलाउ नहीं था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आउट ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, 4 जो थे वह मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड आगरा जैसी जगहों से वो लोग एक आते थे। मतलब ये था कि अब कहीं ना कहीं इंडियंस को भी उन्होंने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया था, भारतीयों को भी अपने पक्ष में लाना स्टार्ट कर दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करूं तो अब मैंने लगभग आपको कुछ चीजें पढ़ा दी है, दैट इज ओरिजिन्स ऑफ लॉ एंड द कंपनी रूल्स के विषय में थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं। टू द डिटेल्स नहीं गया हूं क्योंकि टू द डिटेल्स ये हिस्ट्री का काम है, ये पॉलिटी का काम नहीं है। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप मेरे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।